नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सदस्य न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। शांति का ढोंग बेनकाब, अब होगा एक्शन। जी हां, इस्लामाबाद वार्ता पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। 21 घंटे की मैराथन बैठक बेनतीजा रही। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा, ईरान ने अमेरिकी शर्तों को ठुकरा दिया है। ये वही ईरान है जो दुनिया को शांति का नाटक दिखा रहा था, लेकिन असल में परमाणु बम बनाने और प्रॉक्सी आतंकवाद चलाने से बाज नहीं आ रहा। जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका ने अपना अंतिम और सबसे अच्छा प्रस्ताव रखा था, परमाणु कार्यक्रम हमेशा के लिए बंद करो, लेकिन ईरान ने इसे ठुकरा दिया है। और तो और ईरान अब भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर टोल वसूलना चाहता है, हिजबुल्लाह और हमास को हथियार सप्लाई करना चाहता है और न्यूक्लियर इंक्रीजमेंट जारी रखना चाहता है। ये शांति नहीं, ये तो समय खरीदने की चाल है। ट्रंप और इजरायल पहले से कह रहे थे कि ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज जेडी वेंस ने भी वही दोहरा दिया। इजरायल सही था, ईरान शांति नहीं चाहता, वो सिर्फ सेक्शन हटवाना चाहता है और समय लेना चाहता है। सवाल यह है कि क्या ईरान अब भी दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या 2 हफ्ते का सीज फायर अब टूट जाएगा? क्या इजरायल को फिर से हिजबुल्लाह और हमास पर हमले तेज करने पड़ेंगे? अमेरिका और इजरायल ने ईरान को अंतिम मौका दिया था, लेकिन ईरान ने इसे ठुकरा दिया है। अब दुनिया यह देख रही है कि ट्रंप क्या कदम उठाते हैं। ईरान की यह जिद न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए साफ तौर पर खतरा है। अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो कल को कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। तो सवाल यह है कि अब जब बातचीत फेल हो गई है तो क्या ईरान तैयार है कि इजरायल और अमेरिका मिलकर उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे? युद्ध की संभावना फिलहाल अभी बड़ी प्रबल है। वो सवाल है, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ईरान ने शांति प्रस्ताव आखिरकार ठुकराया क्यों है? यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल। क्या अब इजरायली सैन्य कार्रवाई और तेज हो जाएगी? और क्या अमेरिका फिर सख्त प्रतिबंध लगाने जा रहा है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो हम आपको बता रहे हैं। तो ईरान ने शांति प्रस्ताव आखिरकार क्यों ठुकराया, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो है जानकारी वो हम आप तक लगातार बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने भी इसमें ढोंग रचा। पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि हम मध्यस्थता लगातार कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसी परिस्थिति अभी देखने को मिल रही है, जेडी वेंस साफ कह चुके हैं कि सच कहा था इजरायल ने और कायदे में जो ईरान है वो नहीं चाहता है शांति। साथ ही साथ आपको बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो भी सुनना जरूरी है। And let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing. तो ईरान की मुख्य शर्तें होर्मुज़ पर पूरा नियंत्रण, लेकिन अमेरिका की शर्तें जो है होर्मुज़ पूरी तरीके से खुला अमेरिका जो है साफ तौर पर यहां पर चाहता है। तो बता दें आपको, यूरेनियम संवर्धन को लेकर भी जानकारी, लेबनान में सीज फायर, प्रॉक्सी हमले बंद हो, अमेरिका की तरफ से ये मुख्य शर्तें, सभी सैंक्शन हटाओ, मिसाइल कार्यक्रम सीमित हो, अमेरिका की ये बात है। तो फिलहाल अपनी अपनी शर्तें हैं, लेकिन शर्तों के अनुरूप अभी भी चीजें बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं। जेडी वेंस ने कोशिश की, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान लगातार ये कह रहा है कि हम टोल वसूलेंगे, यानी कि होर्मुज़ पर जिस तरीके से टोल वसूलने की जो बात ईरान की तरफ से कही गई थी वो आज भी उसी बात पर कायम है। उसका साफ तौर पर कह रहा है कि टोल हम यहाँ पर वसूलेंगे। और परमाणु शक्ति को लेकर भी लगातार ईरान की तरफ से कहा गया। आपको बता दें कि ईरान लगातार अपने देश को परमाणु संपन्न देश बनाने की कोशिश में है, इसी वजह से ये वार्ता विफल हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आने वाले समय में क्या होगा। 5 अहम मुद्दों पर बातचीत। सबसे पहला होर्मुज़ स्ट्रेट पर था, उसके बाद परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत यहां पर देखने को मिली। तीसरे की अगर बात करते हैं, युद्ध की भरपाई कैसे होगी, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाना यह भी एक मुख्य मुद्दा रहा। साथ ही साथ 5वां मुद्दा, ईरान के खिलाफ और पूरे क्षेत्र में चल रहा जो युद्ध है उसको फिलहाल रोका जाए। तो तमाम ये महत्वपूर्ण बिंदु रहे जिन पर आपको बताने की लगातार चर्चा जो है
वो यहां पर देखने को मिली। पाकिस्तान की दोहरी नीति देखिए, सीमा में आतंकवाद, ग्लोबल मंच पर शांति का जो नाटक है वो यहां पर पाकिस्तान रच रहा है। काबुल में एयर स्ट्राइक हुई लेकिन शांति वार्ता में सन्नाटा देखने को मिला। क्षेत्र में अस्थिरता है, दुनिया में स्थिरता का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है। यह अपने आप में एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से कोशिश तो पूरी कर रहा है क्रेडिट लेने की, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान दोहरी नीति वाला देश है, जहां पर एक तरफ आतंकवाद है तो दूसरी तरफ शांति की बात करता है। फिलहाल जेडी वेंस वापस अमेरिका लौट चुके हैं, क्योंकि लगातार कई बैठकें यहां पर हुई थी, लेकिन ये बैठकें विफल रही। इन बैठकों में कोई भी जो हल है वो यहां पर निकलता हुआ फिलहाल नहीं नजर आया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जैसे ही 14 दिन की जो सीज फायर है वो फिलहाल समाप्त होगी, उसके बाद क्या कुछ देखने को यहां पर मिलता है। तो ईरान की मुख्य शर्तें और अमेरिका की मुख्य शर्तें हम ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये वार्ता हो रही थी तो इसमें क्या प्रमुख बिंदु रहे थे जिन पर चर्चा यहां पर की गई है। क्योंकि मौजूदा स्थिति में युद्ध फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन होर्मुज़ को लेकर जो लगातार अड़चनें हैं वो अभी भी बरकरार बनी हुई हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना यहाँ पर जरूरी है। रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ मिश्रा जी भी हमारे साथ कनेक्ट है। विश्वनाथ जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं दिनेश जी आप ही का रुख करना चाहूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि जो स्थिति है वो साफ तौर पर जग जाहिर है कि वार्ताएं फेल हो रही हैं। पाकिस्तान का जो नाटक है वो तो खैर है ही, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। वो चाह रहा है कि परमाणु भी बना रहे और कहीं ना कहीं टोल वसूली भी हो जाए। पहली प्रतिक्रिया आपकी। शर्मा जी जय हिंद एंड मेरा धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया इस मंच के ऊपर अपने विचार प्रकट करने का। तो ऐसे करते हैं कि शुरू से बात को शुरू करते हैं, पहले पाकिस्तान का रोल देखते हैं। देखिए शर्मा साहब, ऐसा होता है कि किसी भी बातचीत का या किसी भी जो संधि होती है, अगर उसकी बुनियाद झूठ के ऊपर हो तो उसमें कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। पाकिस्तान ने जिस समय ये मध्यस्थता करने के लिए पेशकश की, उसने शुरू के अंदर ही एक प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। उसने ईरान को बोला कि इस बातचीत के अंदर लेबनान का मुद्दा भी शामिल है, और अमेरिका को नहीं बताया गया कि इसमें लेबनान का भी शामिल होगा। तो स्टार्टिंग के अंदर एक प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं आप, जहां एक प्रकार का कंफ्यूजन जो है पाकिस्तान ने क्रिएट कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपने आप को समझता है कि वो बहुत चतुर और समझदार है। वास्तव में वो ऐसा नहीं है। उसके बाद जिस समय ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर पहुंचता है, उसी समय पाकिस्तान के फाइटर जेट और तकरीबन 13,000 सैनिक जो हैं वो सऊदी अरेबिया के लिए मूव कर जाते हैं। अगर हमें ये बैठे हुए ये खबरें मिल रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ईरान को इन बातों के बारे में या पाकिस्तान की मंशा के बारे में पता नहीं होगा? तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जिस समय एक प्रकार का ट्रस्ट डेफिसिट होता है और ईरान को किसी भी हालत में जो है पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार का जो है कोई विश्वास नहीं था। ईरान जानता है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का एक प्रकार से पिट्ठू है और उसके इंटरेस्ट जो है किसी भी तरह से यहाँ पे फुलफिल ईमानदारी के साथ नहीं होंगे। अब बात आ जाती है कि बड़ा मीडिया के अंदर और पाकिस्तान भी बड़ा ढोल नगाड़े कह रहा है कि देखिए पूरे विश्व पटल के ऊपर हमारा नाम हो गया, हमारी कैपेबिलिटीज हो गई है कि हम इन दो देशों के बीच में मध्यस्थता या मेडिएटर बने हुए हैं। देखिए साहब, ऐसा होता है कि जो भी दो देश जो कि युद्ध के अंदर हैं, उसकी काबिलियत मध्यस्थता करने की होती है कि उसकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग क्या है, उसकी खुद की आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी मिलिट्री पावर क्या है, और वो कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है दोनों पार्टियों को कि एक वाया मीडिया जब बीच का रास्ता निकाला जाए, जिससे कि ये सीज फायर की बातचीत को कामयाब मोड़ के ऊपर पहुंचा जाए। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान चाहे कहने के लिए कुछ भी कह ले, इंप्रेशन लोगों को देता रहे, नैरेटिव बनाता रहे, लेकिन उसकी स्थिति इस समय एक प्रकार की कोरियर बॉय की थी। और इसके बाद एक बात और ऐड करना चाहता हूं। देखिए जी, इंटरनेशनल के ऊपर एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, जब कहीं से कोई फॉरेन डिग्नेटरी या कोई गेस्ट आता है तो उसी मुताबिक जो है उसको रिसीव करने के लिए उसी लेवल का अफसर जो है
वो एयरपोर्ट के ऊपर जहां पर भी उसको रिसीव करना होता है वो जाता है। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कोई बाहर का डेलीगेशन आ रहा या कोई आ रहा और उसको जो है आर्मी का चीफ जाके भी रिसीव कर रहा। और देखिए ड्रेस कोड देखिए, जब ईरान को जाते हैं तो उस समय इनके जो मुल्ला मुनीर हैं वो पहनते हैं कॉम्बैट ड्रेस, और जिस समय वाइस प्रेसिडेंट को रिसीव करने जाते हैं उस समय पहनते हैं ये सूट, अपने आप को डिप्लोमेट बताने की कोशिश करते हैं। अब बात आ जाते हैं ईरान और अमेरिका के कि ये बातचीत आगे क्यों नहीं सफल हुई। देखिए साहब, इन दोनों कंट्रीज के अंदर जो है सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है ट्रस्ट डेफिसिट। दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते। ईरान का कहना है कि पहले भी बातचीत होती थी और बातचीत के ठीक उसका कंक्लूजन निकलने से पहले ही जो है अमेरिका ने उसके ऊपर हमला कर दिया था पिछले साल जून के महीने में। उसके बाद जो है अमेरिका भी जानता है कि ये ईरान जो है वो ठीक से जो है वो भी अपने आप को खेल खेलने की कोशिश करेगा। अब मैं आपसे एक बात के बारे में क्लियर करना चाहता हूं। देखिए साहब, दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा, अमेरिका और ईरान। ईरान को चाहिए कि इस समय वो किसी प्रकार से ये युद्ध को शांति के रूप में प्रस्तुत कर सके, ताकि उसको जितना भी टैक्टिकल नुकसान हुआ है इससे ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन मुझे ये बताइए कि वो लेबनान वाले इशू को क्यों बीच में ला रहा है? तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि ईरान बिलीव करता है टेररिज्म को फैलाने में और जहां फिर अपनी प्रॉक्सीज की एक प्रकार से उनको बचाने के लिए। तो उसके बाद जो है अमेरिका ने सिर्फ दो शर्तें जो है सामने रखी हुई थी ताकि बातचीत को प्रोग्रेस किया जा सके। एक था कि आप किसी भी हालत में परमाणु बम नहीं बनाएंगे और आपको यूरेनियम एनरिचमेंट की जो है परमिशन नहीं दी। लेकिन कहीं ना कहीं उस पर जो एक तरीके से हामी भरनी चाहिए थी, ईरान भरने को तैयार नहीं। मैं आऊंगा आपके पास भी, और भी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। विश्वनाथ जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, जिस तरीके से दिनेश शर्मा जी ने बेहतर समझाया कि पाकिस्तान की स्थिति इसमें क्या रही और क्या मुख्य बिंदु रहे, मैं आपकी प्रतिक्रिया भी इस पर चाहूंगा कि आखिरकार बात बनेगी कैसे। अब जब बात बिगड़ रही है तो इसके परिणाम भी क्या होंगे, ये भी बताइएगा। धन्यवाद प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी, देखिए तीन विषय हैं जिनपे कंटेंट लोग का जो है विवाद बरकरार है, बोन ऑफ कंटेंशन कह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लेबनान कर दिया है, ईरान ने उसको आगे कर दिया है। उसका विषय का कोई बहुत मतलब नहीं था, लेकिन क्योंकि ईरान की बेसिक जो पॉलिसी है उसका अहम हिस्सा है, उसके प्रॉक्सीज हैं, उनको बरकरार रखना, उनको पालना पोसना ईरान की नेशनल पॉलिसी का हिस्सा है। इसलिए वो लेबनान पे बजिद है। अब अमेरिका कहता है कि ये सीजफायर में शामिल नहीं है। इजराइल कहता है, ये आपका ईरान कहता है कि इजराइल तुरंत इस पर अपने हमले रोक। यही एक बेसिक शर्त। अब समस्या परमाणु, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम विषय था, जो अमेरिका जिसको स्वीकार करता है कि ये मूल कारण कह सकते हैं परमाणु कार्यक्रम का, कि ईरान हथियार न बनाए, क्योंकि परमाणु संपन्न जो है ईरान विश्व के लिए खतरा है, ऐसा यूएस कहता है। ये इजराइल इस चीज को बिल्कुल सख्ती के साथ कहता रहा है। लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट जो है, ये इसका अधिकार ईरान को चाहिए। ईरान कहता है भाई एनरिचमेंट का अधिकार आपके और छीन रहे हैं, और माना जाता है कि एक बहुत बड़े अमाउंट में उन्होंने एनरिचमेंट ऑलरेडी कर लिया। और तीसरा एक वो जो आप अधिकार प्रतिबंधों वाली बात कर लेते हैं, वो प्रतिबंधों की बात कही है, वो तो एडिटिव है। ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बीइंग ईरान जो ईरान के साथ है परमाणु हथियार का विषय है, और दूसरा है लेबनान। तो ये दोनों ही चीजें जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि ईरान कह दे ठीक है साहब हम हथियार नहीं बनाएंगे, हम एनरिचमेंट रोक दे रहे हैं, हम IAEA को अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं, आए सब देख ले। नहीं संभव है, नो नॉट एट ऑल। जो सिचुएशन है, कारण क्या है, उसके पास भी एक अपर हैंड है उसके पास, इसीलिए उसने कहा है। देखिए जेडी वांस से वापस जा रहे थे तो उन्होंने कहा क्या, उनका स्टेटमेंट बहुत क्लियर था। उन्होंने कहा नाजुक युद्ध विराम है। नाजुक क्यों कहा उन्होंने? उन्हें मालूम है कि युद्ध विराम हमने जो अनाउंस किया है, दिस इज गोइंग टू लास्ट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, बहुत छोटे समय तक रहेगा। क्यों? क्योंकि समझौता हो नहीं पाया है।
हालांकि ट्रंप ने उसको पूर्ण विजय बता दिया है कि भैया अब ये तो हमारा पूर्ण विजय है। तो ट्रंप का तो चूंकि वो एक पुराना सिस्टम है कहने का, किसी भी चीज को इन्फ्लेट करके कहते रहे हैं, लेकिन इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि अब ये मेक और ब्रेक चरण है, बन भी सकता है और टूट भी सकता है। अब ईरान के लिए जो वर्तमान में जो सीज फायर है वो तर्कहीन है, ईरान कहता है। ईरान इसको जो है एक अवसर के रूप में देख रहा है कि उस होर्मुज पर अब हम टैक्सेशन शुरू करें, उसको कमाई का अतिरिक्त जरिया बनाएं। मुझे लगता है ये ईरान के लिए बहुत ये कह सकते हैं कि ईरान के लिए खराब समय की शुरुआत, क्योंकि जब आप होर्मुज को टैक्स करते हैं तो केवल आप यूएस से शत्रुता नहीं बढ़ाते, उससे दुश्मनी नहीं बढ़ाते, आप दुश्मनी किससे बढ़ाते हैं? इजराइल से ही केवल नहीं बढ़ाते, पूरे विश्व से लेते। तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इस बात को स्वीकार नहीं करे कि आप कहीं जबरदस्ती बैठकर और दादागिरी कहें अब ऐसे तो फिर पूरा जो जितना समुद्री क्षेत्र है जिसके बगल में है वो सब टैक्स लेने लगेंगे, तो विश्व चलेगा कैसे भाई? ये इसको तो गुंडागर्दी की पराकाष्ठा, वैश्विक गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है कि कहीं कोने बैठे तो कहे नहीं साहब यहाँ से जो गुजरेगा, जैसे हम आप अपने मकान पे बैठ जाए, कहे नहीं साहब यहाँ से जो गुजरेगा उसको तो हम गोली मार देंगे। एक तौर पर खुले तौर पर जैसे अमेरिका की तानाशाही जो देखने को मिल रही है वो ईरान भी उसी पर आ रहा है। एक और खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं अरविंद सिंह तेजावत जी है। अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। अरविंद जी मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। दिनेश जी, क्योंकि देखिए अब तो एक तौर पर अमेरिका की गुंडागर्दी, अब ईरान भी अपनी गुंडागर्दी पर साफ तौर पर डटा हुआ है। अब दो गुंडे जब आपस में टकराएंगे तो विनाश तो निश्चित है। उसमें उम्मीद मुझे को कम लगती है कि कुछ शांति समझौता हो सकता है, क्योंकि साफ तौर पर वो कह रहा है ईरान कि भाई हम तो पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब समझौता कैसे होगा? शर्मा साहब देखिए, अगर आप जिस प्रकार की स्टेटमेंट जो है इनके वाइस प्रेसिडेंट साहब ने दी हैं, उससे मुझे एक जियोपॉलिटिक्स के विद्यार्थी होने के नाते मुझे एक रोशनी की किरण आती है, क्योंकि उन्होंने जाते जाते कहा था कि हमने अपना बेस्ट ऑप्शन जो है वो दिया गया है। अगर देखिए, अगर ये बातचीत के आगे बढ़ने के चांसेस ना होते तो ये मेरा ख्याल है कि 21 घंटे तक तकरीबन इतने ही समय तक जब दोनों पक्षों के अंदर बातचीत होती रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिनके ऊपर बाया मीडिया के तौर के ऊपर जो सहमति बनी होगी। तो मेरा ये मानना है कि शायद अभी हाल ही के दिनों में या कुछ दिनों के बाद जो है किसी प्रकार की जो है आगे बातचीत के बारे में बातचीत हो सकती है। लेकिन शर्मा साहब, मेरा ये मानना है कि ये इन दोनों देशों की बातचीत तभी सफल हो सकती है अगर ये वेन्यू चेंज करें, मतलब इस स्थान के बजाय किसी दूसरे स्थान के ऊपर अगर ये बातचीत का सिलसिला शुरू हो तो उसके अंदर चांसेस कुछ ज्यादा है सफल होने के, ना कि ये रावलपिंडी के अंदर। क्योंकि रावलपिंडी के अंदर जो बैठे हुए दलाल हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि इन दोनों देशों के अंदर किसी प्रकार की प्रोग्रेस हो। उनका मतलब यह है कि हमें पैसा मिलना चाहिए। अब आप देखिए ना, अभी जो है जिस समय बातचीत हो रही है उस समय जो है सऊदी अरेबिया और कतर ने जो है इनका 32,000 करोड़ रुपए का जो है लोन माफ कर दिया है। तो इसका मतलब इसके पीछे किसी प्रकार की डील हो रही है। पाकिस्तान का बेसिक इंटरेस्ट है कि वो ये होस्ट कर रहा है, वो ये अमेरिका से भी पैसे लेगा और मेरा ख्याल है गल्फ कंट्री से भी पैसे लेगा कि देखिए साहब हमने जो है आपकी 14 दिन की जो है युद्ध रुकवा दिया। इसके साथ साथ जो है एक पॉइंट जो है दर्शकों के दिमाग में होगा कि पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया ये मध्यस्थता के लिए या ये स्थान में बातचीत करने के लिए। देखिए शर्मा साहब, ऐसे हुआ कि जिस समय अमेरिका का युद्ध चल रहा था ईरान के साथ, तो अमेरिका ने महसूस किया कि उसके नाटो के साथी भी जो हैं वो उसका साथ नहीं दे रहे हैं। तो उस समय उसे एक ऐसे आज्ञाकारी सेवक की जरूरत थी जो उसकी बात माने और उसी के कहे मुताबिक करे। तो सबसे ज्यादा उनका आज्ञाकारी सेवक उनको लगा कि वो पाकिस्तान है। अब आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से एक ड्राफ्ट ट्यूट फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो आया और शहबाज शरीफ ने डिट्टो उसी को जो है अपलोड कर दिया, जिससे ये जाहिर होता है कि अमेरिका जो है इनको जो है बातचीत शुरू होने से पहले ही इनको डायरेक्शन दे रहा था
दूसरा जो है, इनके जो चैनल्स हैं, चैनल्स ने इतनी बढ़ा चढ़ा के बातें की कि अब इस मेडिटेशन की वजह से जो है ना, पाकिस्तान जो है वो स्वीडन और पता नहीं क्या नॉर्वे बन जाएगा। कुछ इस प्रकार की इन्होंने हाइप क्रिएट की और पाकिस्तान ने सोचा कि अब मेरा विश्व पटल के ठीक है। ऊपर एक सॉलिड हो गया। लेकिन मेरी ये होप है शर्मा साहब कि ये अभी थोड़ा सा शांति को जो है थोड़ा सा समय दिया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार की वाइब्स निकल के आ रही हैं, ईरान की तरफ से भी आ रही हैं, अमेरिका ने भी कोई किसी किस्म की कोई भड़काऊ स्टेटमेंट नहीं अभी तक इशू की है सुबह से अभी तक, तो चांसेस है कि बात आगे बढ़े। जी ठीक है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप भी कह रहे हैं कि उम्मीद तो है, लेकिन अब उम्मीद कहीं ना कहीं देरी होती हुई उसमें नजर आ रही है। ठीक है, मैं आऊँगा। और इसी बीच इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट अरविंद सिंह तेजावत एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका। और जिस तरीके से अरविंद जी अब 14 दिन का जो सीज फायर है, उसके बाद जो मीटिंग्स लगातार चल रही हैं, विफल हो रही हैं, चर्चा गंभीरता के साथ नहीं हो पा रही, अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं दोनों देश, आपको क्या लग रहा है कि अब स्थिति क्या बनेगी? स्थिति यह बनेगी प्रद्युमन साहब की, प्रेसिडेंट ट्रंप ने घोषित कर दिया है कि ये वार्ता सफल हो या ना हो, अमेरिका जीत चुका है। तो कुल मिला के अमेरिका को एक बहुत ही डिग्निफाइड तरीके का एग्जिट चाहिए था, जो उसे मिल चुका है। क्योंकि अगर अमेरिका यहां से बिना कोई मध्यस्थता के या बिना ऐसे टेबल पर बातचीत के यहां से जा रहा होता, तो सोचिए दुनिया क्या सोचती। हम एक भागा हुआ उसको शिकारी बोलते हैं कि देखो वो भाग रहा है। अब देखिए, मतलब अब इस हालत में अगर अमेरिका लौटता तो दुनिया में निश्चित है कि थू थू होती। इसलिए कम से कम उसने डिग्निफाइड तरीके से कि वार्ता असफल हो गई और अब हम जा रहे हैं, तो उसने एक डिग्निफाइड एग्जिट ले लिया है। अब वो कह रहा है कि जीत चुके हैं। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट खोने के बाद मिडल ईस्ट में अपने इतने जो सैनिक अड्डे हैं वो बर्बाद करने के बाद, और लगभग मुझे अंदाज है कि इस लड़ाई में कोई 440 यूएस बिलियन डॉलर खर्च हुए हैं, इतना रुपया खोने के बाद और अमेरिकन टैक्स पेयर जनता के ऊपर रुपयों का बोझ डालने के बाद, और वहां अमेरिका में पॉपुलरिटी खोने के बाद, मिड टर्म इलेक्शन खोने के बाद, अगर यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट ये मानते हैं कि हम जीत के लौट रहे हैं, तो ऐसी जीत उन्हीं को मुबारकबाद। मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश का कोई भी जो संजीदा राष्ट्राध्यक्ष होगा वो ऐसी जीत के लिए खुद की पीठ थपथपाएगा। तो अमेरिका को एग्जिट चाहिए था, एक डिग्निफाइड एग्जिट चाहिए था। पाकिस्तान ने उसे प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि पाकिस्तान को बिल्कुल, जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता बोल रहे थे, शर्मा साहब भी बोल रहे थे और आप भी बोल रहे थे, तो उन्होंने एकदम बिल्कुल क्लियर करके बोला है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्जा चाहिए, वर्ल्ड बैंक में यूनाइटेड स्टेट की गारंटी चाहिए। और मुझे पता है हेनरी किसिंजर साहब जब वहां आए थे जगत मेहता साहब को मिलने के लिए उदयपुर, प्राइवेट विजिट पर थे, और जब मैं एज ए स्टूडेंट मैंने उनसे सवाल किया था कि सर पाकिस्तान का क्या देखते हैं अमेरिका पाकिस्तान के संबंधों को, क्योंकि भारत के संबंध कैसे आसान हो पाएंगे, तो उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान को अमेरिका कभी छोड़ नहीं सकता है। और वो एकदम, किसिंजर साहब एकदम सही थे। कारण ये कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल स्थिति ये है कि वो एकदम बिल्कुल बीच में रास्ता रोक कर बैठा हुआ है। चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे ये मिडल ईस्ट के जितने भी देश हो, चाहे सेंट्रल एशिया हो, इन सबको अगर किसी जगह पे बैठ के कंट्रोल किया जा सकता है तो वो पाकिस्तान ही है। और भारत के लिए भी इस देश ने, इस मुल्क ने हमारा रास्ता रोक रखा है। सेंट्रल एशिया में हम जा नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी तमाम चीजें हैं। हम, अगर भारत आज दुनिया का बहुत ताकतवर देश होता, अगर भारत को इतना बुरा पड़ोसी नहीं मिला होता। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ प्रद्युमन साहब, तो काफी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। तो ये तमाम चीजें हैं। अमेरिका हार चुका है और उसे जाना पड़ रहा है, और अगर अमेरिका को ये मुंह की नहीं खानी पड़ती तो वह और भी बेलगाम घोड़ा होता। भारत के साथ उसने क्या व्यवहार किया तो बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है प्रद्युमन साहब। बिल्कुल, जो व्यवहार था वो देखा भी गया, लेकिन जो स्थिति है अब होमोर्ज को लेकर वो लगातार असमंजस की फंसी हुई है। विश्वनाथ जी, अब होमोर्ज का मुद्दा कैसे सुलझेगा? क्योंकि ईरान टोल टैक्स मांग रहा है, अमेरिका देगा नहीं, अब इस वजह से और देशों को वो लगातार भुगतना पड़ेगा, तो कैसे समाधान निकलेगा? प्रद्युम्न जी, देखिए इसमें 3 सिचुएशन बनती है। पहला तो ये कि भाई कोई समझौता हो जाए, उसके चांसेस आधे से कम है, मुझे जो लगता है कि दोनों झुक जाएं। ईरान जो है अपना परमाणु कार्यक्रम को थोड़ा सीमित कर दे, एक पैरामीटर तय कर दे, नहीं साहब ऐसे हो जाएगा, अमेरिका प्रतिबंध हटा ले, तेल की कीमतें नॉर्मल हो जाएंगी। तो
कथित रूप से ट्रंप की पूर्ण विजय हो जाएगी, लेकिन इसकी चांसेस मुझे 30 से 40%। क्यों? दोनों का अपना है। दूसरा है कि सीज फायर फिर टूटे, सीमित जंग हो। तो इसमें होगा क्या? फिर वही होगा कि अमेरिका और इजराइल फिर वही पटाखे बजाना शुरू करेंगे। ईरान से हूती और हिजबुल्लाह को फिर अपने जो प्रॉक्सी उनके चेले हैं उनको फिर चलवा देंगे। फिर हॉर्मुज 1-2 हफ्ते बंद रहेगा, फिर तेल की कीमतें ऊपर शूट करेंगी। तो ये इसकी चांसेस भी 50% से थोड़ा कम नजर आती है। और लेकिन हालांकि एक बात है, अब जो बद परिस्थितियां बनी है, फुल स्केल वार की 10 से 20% मुझे सिचुएशन नजर आती है, जो बहुत मिनिमल की फुल स्केल वार हो और फिर से बहुत भयानक हो जाए। क्यों? कारण क्या है? अमेरिका भी एग्जिट चाह रहा था, अमेरिका को भी एग्जिट मिल गया है। ये दो ऑप्शन। ठीक है, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा विश्वनाथ जी, मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर आ गई है, वो दर्शकों को पहले बता देते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है, बता रहे कि ईरान बोला होर्मुज हमारा पूरा नियंत्रण क्षेत्र है, ईरान की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाजों को रियाल में टोल देना ही होगा। होर्मुज आपको बता रहे कि रेड लाइन उनको जो है वो बताया गया है और कहा गया है कि अब जो टोल है वो देना ही पड़ेगा। बयान से समुद्री तनाव फिलहाल और ज्यादा बढ़ गया है। तो बड़ी खबर, ईरान बोला होर्मुज हमारा पूरा नियंत्रण क्षेत्र। साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि इस बयान के बाद समुद्री तनाव में विशेष रूप से जो इजाफा है वो देखने को मिलेगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, वेंस बोले वार्ता नाकाम, ईरान को ज्यादा नुकसान। अमेरिका ने ये आखिरी सबसे अच्छा प्रस्ताव दिया था, ईरान ने परमाणु प्रतिबद्धता नहीं दी, बातचीत पर भरोसा नहीं बन पाया है, जिस वजह से ये वार्ता फेल साबित हुई है। तो कुल मिला के आपको बता दें कि वार्ता फेल हुई, लेकिन ईरान अब भी उसी पैटर्न पर साफ तौर पर अड़ता हुआ नजर आ रहा है। तेजावत जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और ये समझना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए एक तौर पर ये खुले तौर पर अब कह दिया गया है ईरान की तरफ से कि होर्मुज हमारा नियंत्रण वाला क्षेत्र है और टोल देना ही पड़ेगा। साफ तौर पर वो कह रहा है, यानी कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब तो स्वाभाविक है कि तनाव बढ़ेगा। हाँ, ठीक ही है, पर भारत के लिहाज से ठीक नहीं है प्रद्युमन साहब। कारण यह कि अगर सार्क मजबूत होता तो बाकी सार्क कंट्रीज के माध्यम से भारत उसको अपोज करता, और मुझे लगता है कि भारत का जो पड़ोसी मुल्क है वो भी इससे काफी असहज है। भारत के जितने भी, या भारत के जो आसपास जो छोटे मोटे जो देश हैं वो भी इससे असहज है। बात यह है कि होर्मुज स्ट्रेट का मामला क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। केवल होर्मुज एक ऐसा स्ट्रेट नहीं है जहां से दुनिया के व्यापार का आवागमन होता है। इसमें हम कुछ कैनल्स को भी मान सकते हैं। जो मलक्का स्ट्रेट है वो भी इसमें आता है, उसके बाद में पाक स्ट्रेट है वो भी इसमें आता है, और जो खासकर तुर्की के आसपास वाले ऐसे जल क्षेत्र है वो भी इसी टाइप की जगह है। इसमें से पनामा और स्विच जो है वहां पे टोल टैक्स वसूला जाता है, पर वहां पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया है, कैनाल बनवाई है, जिसका पैसा है, पैसा वापस लेने के लिए वो करते हैं। पहले ब्रिटेन के कब्जे में था। नेहरू के प्रोवोक करने पर जो इजिप्शियन जो तानाशाह थे उन्होंने स्विच पे कब्जा कर लिया था। अभी अगर ईरान ये करता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं कि समुद्र के अंदर 12 माइल्स की सीमा तक किसी भी देश का अधिकार होता है। पर ये क्योंकि लगभग ये मुझे लगता है कि 8 माइल से भी कम है, 7 माइल के आसपास है, तो 7 माइल के आसपास का ये सकरा जल क्षेत्र होने के कारण इस स्ट्रेट पे दोनों ही देशों का कब्जा है, कतर और ईरान का। तो ऐसी हालत में अगर वो होर्मुज को बंद करते हैं या यहाँ पे अगर वो टैक्स वसूल ना करते हैं तो उससे कतर के साथ इसको साझा करना चाहिए। पहले तो ये बात एकदम तय है। क्या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप है? हाँ। क्या पहले ऐसी परंपरा रही है? तो इसका उत्तर है कि नहीं रही है परंपरा। पर अमेरिका ने ये जब सब कुछ इतना वितंडावाद खड़ा किया तो ईरान ये कह रहा है कि हमें बर्बाद कर दिया है। लगभग मैंने जैसा कि जिक्र किया 440 जो यूएस डॉलर है उतना बम्बार्डमेंट करके वो वहां के कंस्ट्रक्शंस वगैरह जितना भी जो इमारतें वगैरह वो नष्ट कर चुका है, नुकसान पहुंचा चुका है और ईरान को पीछे धकेल चुका है। तो ईरान ये कह रहा है कि हम कहां से वसूल करेंगे? या तो अमेरिका युद्ध का हर्जाना दे, नहीं तो हम होर्मुज स्ट्रेट से हम टैक्स वसूलना शुरू करेंगे, और वह टैक्स भी इतना नहीं है जितना कि ईरान बर्बाद हो चुका है। तो यह सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो हमें अमेरिका को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए, और ईरान जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है।
भारत को इस संदर्भ में एक चीज करनी चाहिए कि खासकर मिडल ईस्ट को लेकर अगर भारत अपनी पॉलिसी को वापस दोबारा से देखना चाहे तो देख सकता है, क्योंकि भारत के लिए वहां पे अपार संभावना है। भारत का अगर वहां जाके कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट वगैरह उन सब चीजों में भारत हिस्सेदारी निभाता है। यानी कहीं ना कहीं अब जब ये परिस्थिति बन रही है तो भारत पर भी कुछ ना कुछ स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ सकती है। शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार बता रहे हैं अरविंद जी कि कहीं ना कहीं अब भारत के ऊपर भी थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, क्योंकि अब वो टोल तो सभी देशों से वसूलेगा, क्योंकि मित्र देश भी हैं, दुश्मन देश भी हैं, सबसे टोल वसूलने की बात कह दी गई है। अब कुल मिला के जब टोल वसूला जाएगा तो निश्चित तौर पर समुद्री स्थिति काफी खराब होगी। अब अमेरिका की तरफ से इस पर क्या स्टैंड आपको समझ में आ रहा है? देखिए, अमेरिका ने तो बहुत मतलब सख्त शब्दों में कहा कि स्टेट ऑफ हार्मुज खुलेगी ईरान के साथ या ईरान के बिना। तो देखिए साहब, ऐसा है कि जैसे हमारे साथी अरविंद जी ने अभी बता दिया, इंटरनेशनल लॉ के बारे में बता दिया, मैं उसमें एक बात ऐड करना चाहता हूं। देखिए, आज की तारीख के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर जो है एक संवेदना, जहां एक पॉजिटिव एटीट्यूड है ईरान के तरफ। लोग समझ रहे हैं कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने ज्यादती की है, उनके ऊपर युद्ध थोपा गया है। पूरे वर्ल्ड को यह भी ध्यान है कि 26 फरवरी तक जो है इनका आपस के अंदर नेगोशिएशन चल रहा था जनेवा के अंदर, और जो ओमान के जो नुमाइंदे जो बीच में मध्यस्थता करा रहे थे, उनके मिनिस्टर ने बाहर आकर कहा था, 26 फरवरी को ही कहा था कि जो नेगोशिएशन है वो बहुत अच्छी डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि कोई ना कोई जो है पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। तो उस नेगोशिएशन का कंक्लूजन भी नहीं हुआ था कि 28 फरवरी को जो है ईरान के ऊपर हमला कर दिया, और इस वजह से पूरे वर्ल्ड का जो है एक प्रकार से पॉजिटिव एटीट्यूड है ईरान के साथ अभी तक। लेकिन स्टेट ऑफ हार्मुज को अगर ये परमानेंटली जो है बंद करते हैं या उससे टैक्स वसूल करते हैं, तो पूरे वर्ल्ड का जो है ओपिनियन जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ईरान के अगेंस्ट जाएगा। और देखिए, ये जो है इंटरनेशनल वाटर है जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड के देशों को एक प्रकार की आजादी है कि आप वहां से अपना व्यापार कर सकते हैं। अगर ईरान स्टेट ऑफ हार्मुज को रोकता है तो कल को दूसरे देश भी इस चीज को से आइडिया ले सकते हैं। स्टेट ऑफ मलक्का जो आसपास के मलेशिया या बाकी कंट्रीज हैं वो उसको रोक ले, या मालदीव्स उसके अंदर कोई डिस्ट्रक्शन डालना शुरू कर दे, जहां साउथ चाइना सी के अंदर जो है वो चाइनीज करना शुरू कर दें, तो जिसको है कि वर्ल्ड जो है इसको नहीं मानेगा। अगर बाई चांस जो है किसी कारणवश जो है ईरान जो है बातचीत से नहीं मानता, तो देख लीजिएगा कि आने वाले दिनों में पूरा वर्ल्ड एक साथ हो जाएगा। पूरा वर्ल्ड नहीं होगा, यानी कि कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ होता हुआ अब नजर आएगा पूरा देश, और एक तरीके जितने देश हैं वो साफ तौर पर ईरान के अगर खिलाफ उतर आएंगे तो परेशानी स्वाभाविक तौर पर ईरान की भी बढ़ेगी। विश्वनाथ जी, ईरान आपको इतना सक्षम अब लग रहा है कि अगर पूरा विश्व उसके खिलाफ होता है, क्योंकि होर्मुज़ से इतने जहाज निकलते हैं, स्वाभाविक है कि लोगों देशों को जब परेशानी होगी तो खिलाफत तो उत्पन्न होगी, तो ऐसे में ईरान के लिए दोहरा संकट आ रहा है यहाँ पर। देखिए, ईरान की परिस्थिति जो है, ईरान का हमको ये समझना पड़ेगा ना कि जो वहां की लीडरशिप है उसका माइंडसेट क्या है, वो क्या सोचती है, पब्लिक वेलफेयर उसकी कितनी बड़ी प्रायोरिटी है, देश का वेलफेयर कितनी प्रायोरिटी पर है उसकी। तो उनके यहाँ हम जानते हैं कि उन्होंने अपनी आमदनी का मैक्सिमम पैसा किस चीज के लिए खर्च किया है। 3 ऑर्गेनाइजेशंस को पालने के लिए, अपनी जो मिसाइल और मारक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, उन्होंने वेलफेयर उनके लिए बिल्कुल लीस्ट प्रायोरिटी पर रहा। उनका माइंडसेट तो हम लोग जानते हैं किस तरह का, तो उन्हें इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता है जी। हालांकि जो वही ईरान है जिसका जो स्ट्रक्चर है, एक अंदाजे के मुताबिक उन्होंने देखा नहीं, लेकिन 30-40% स्ट्रक्चर बिल्कुल डिमोलिश कर दिया है अमेरिका ने अब। लेकिन उसके बाद भी अगर उनको ये नहीं समझ में आ रहा है, उनको ये लग रहा है कि नहीं साहब, हम तो इस तेल से पैसा वसूल करके और इस सीज फायर के बाद जो है हम एक बेहतर स्थिति में हैं, हॉर्मुज़ पे चूंकि हम बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका एक ऑल्टरनेटिव आएगा जरूर। देखिए, जिस अमेरिका को हम अभी एग्रेसर मान रहे हैं, कालांतर में वो आप ईरान अग्रेसर की पोजीशन में होगा।
कि आप देखिए, अगर आप एक कोई नई व्यवस्था शुरू करने लगेंगे इस तरीके से विश्व में, देखिए कहीं भी इंटरनेशनल वाटर्स में कहीं इस तरीके के टैक्सेशन की व्यवस्था कहीं नहीं। एक कैनाल को का केस छोड़ दीजिए, दैट हैज बीन बिल्ट अप, उसको आपने क्रिएट किया है, आपने एक छोटा पैसेज बनाया है, किसी ने भी बनाया, तो वो एक अलग इंडिविजुअल केस। ठीक है। बाकी इंटरनेशनल वाटर्स में सबको चलने की आजादी है। ये अलग बात है कि एक क्षेत्र निर्धारित किया है कि चलो 12 नॉटिकल माइल्स, एवरी नेशन विल हैव इट्स स्वे ओवर दैट एरिया। ठीक है अरविंद जी, ठीक है अरविंद जी, अब ये माना जाए कि अब अमेरिका बड़े पैमाने पर अटैक कर सकता है होर्मुज़ को लेकर, क्योंकि अब जिस तरीके की परिस्थितियां हैं ऐसे में तो फिर ईरान पर हमले के अलावा अमेरिका के पास दूसरा ऑप्शन शायद ही होगा। देखिए प्रद्युमन साहब, यह अभी अमेरिका अटैक नहीं करेगा। अमेरिका अपना जितना नुकसान करवाना चाहता था करवा चुका है, और अमेरिका के जो पावरफुल लोग हैं, जो खासकर हथियार की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको प्रेसिडेंट ट्रंप जितना मैक्सिमम फायदा पहुंचा सकते थे, घरेलू खपत बढ़ा के वो पहुंचा चुके हैं। अब अगर वो ज्यादा करते हैं तो अमेरिकन जनता उनके खिलाफ हो जाएगी, वो वैसे भी खिलाफ है। और दूसरी बात ये ध्यान रखिए, इजराइल नहीं रोकेगा। इजराइल ना तो इस पूरी ट्रीटी में शामिल है, हिजबुल्लाह पे वह हमला करके ये सीज फायर से पहले या शांति स्थापना से पहले उसकी कमर तोड़ देना चाहता है, क्योंकि हिजबुल्लाह को आधे से ज्यादा इजराइल खत्म कर चुका है। जो बचा कुछ 30-40% बचा है उसको भी वो तोड़ देना चाहता है। तो इजराइल नहीं रुकेगा, अमेरिका जरूर रुकेगा, क्योंकि अमेरिका में काफी हो चुका है। भारत के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत कभी भी इस रास्ते को बंद नहीं होने देना चाहेगा, क्योंकि अभी भी जो हमारे जहाज आ रहे हैं उनको इंडियन नेवी एस्कॉर्ट कर रही है, ताकि अगर मान लो कोई भी वहां पे ऐसी हरकत होती है तो इंडियन नेवी जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये सारी चीजें जो है प्रद्युमन साहब हमें ध्यान रखनी होगी। बिल्कुल शर्मा जी, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं अब तो साफ तौर पर ये हो रहा है कि खुले तौर पर गुंडागर्दी है। अब इजराइल की भूमिका इसमें आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, इजराइल के जो है वो अपने इंटरेस्ट है। इजराइल का जिस दिन से ये 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था, उनका मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था, ना कि अमेरिका की तरह। अमेरिका जो है समय समय के ऊपर अपने ऑब्जेक्टिव को, जो अपने गोल पोस्ट को जो है वो बदली करता रहा। मैं उन डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इजराइल के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके अस्तित्व को खतरा पड़ता है कि अगर वो अपने जो है पोटेंशियल एनिमी को नहीं खत्म करता, और अगर वो ईरान को जो है किसी भी हालत में जो है वो उसको खत्म या इतना कमजोर कर देना चाहता है कि आने वाले दिनों में ईरान उसके लिए किसी भी प्रकार का खतरा ना हो सके। अब देखिए, दोबारा वो नैरेटिव की बात आ जाती है। लोग कह रहे हैं जी हिजबुल्लाह के अंदर पूरा मीडिया दिखा रहा, देखिए कैसे घर हो गए, कैसे कैसे लोग मर गए, कैसे क्या हुआ। लेकिन मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि देखिए साहब, जो 2023 के बाद या 2024 के अंदर जो सीज फायर हुआ था हिजबुल्लाह और हम कह सकते हैं कि लेबनान और इजराइल के बीच में, तब से जो है उस सीज फायर के बाद जो है इजराइल ने एक बार भी जो है उसके ऊपर किसी प्रकार का फायरिंग या अटैक नहीं किया। ये हिजबुल्लाह की तरफ से हुआ है। जिस दिन उनके सुप्रीम लीडर का मारा गया है, उसके बाद जो है हिजबुल्लाह भी जो है कूद पड़ा इस लड़ाई के अंदर। और मेरा ये मानना है कि हर एक देश को अपने डिफेंस, सेल्फ डिफेंस के लिए जो भी एक्शन लेना पड़ेगा और वो लेंगे, और ये लेना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप जो हैं मुझे मारते हैं या मेरी पब्लिक को मारते हैं, तो मेरा हक बनता है कि मैं उन मारने वालों को, जब वो पोटेंशियल जो हैं, जो आने वाले दिनों के अंदर मेरे देश के देशवासियों को मारेंगे, मैं उन्हें आज ही कमजोर करना चाहता हूं, ताकि वो आने वाले दिनों में किसी प्रकार का मेरे ऊपर खतरा ना बना सके। आज सब लोग कह रहे हैं कि गाजा के अंदर क्या हुआ, लेबनान के अंदर क्या हो रहा। अरे भाई, तुम वो भूल गए 7 अक्टूबर 2023 का दिन, जिस दिन जो है जो बेगुनाह निहत्थे जो यहूदी जो अपना एक त्योहार मना रहे थे, वहां पर आपने आकर किस प्रकार का कोहराम मचाया, किस प्रकार से औरतों के साथ आपने बलात्कार किया, और उसके बाद औरतों को और बच्चों को जो है आपने जिंदा जला दिया। इस चीज को कौन जस्टिफाई करेगा? आज सभी लोग चिल्ला रहे हैं कि इजराइल ये कर रहा, या अमेरिका ये कर रहा। अरे ईरान कौन सी दूध का धुला हुआ, इसकी भी तो प्रॉक्सीज हैं। ये क्या है, हिजबुल्लाह, हूती, जहां
तीसरे हमास जो है, हूती जो है, आज पूरे विश्व के लिए एक प्रकार से जो है खतरा बन चुका है। वो रेड सी के अंदर जो जितना भी कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं उनको डिसरप्ट करता है। तो आप किस हालत में कह सकते हैं कि अमेरिका ने गलत किया है, या इजराइल ने गलत किया है, या ईरान ने गलत किया है? हम लोग जो है इस डिबेट के अंदर ये बहुत मुश्किल है कि किसी को करेक्टर सर्टिफिकेट देना या किसी को नायक या खलनायक बनाना, क्योंकि हर जगह हर कंट्री जो है उसके अपने कुछ राष्ट्रीय हित हैं, उनका अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आप मुझे ये बताइए कि ईरान को किसने हक दिया है कि वो पूरे वर्ल्ड की जो एनर्जी को और बाकी तेल ऊर्जा को जो है एक प्रकार से खतरे में डाले? जिस ढंग से वो ये काम कर रहा है, ईरान इस समय काम कर रहा, यही काम तो कुछ समय पहले जो है वो सोमालियन जो सी पायरेट थे वो भी तो कर रहे थे, जाते हुए जहाजों को लूट लेते थे या उनका सामान ले लेते थे। जब ये इंटरनेशनल वाटर है तो इसके अंदर आपका क्या हक बनता है कि आप उस इलाके को डिसरप्ट कर दे? जैसा मैंने पिछले सेगमेंट में बताया था कि अभी कुछ दिनों के बाद जो है वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज जो हैं वो एक साथ जुटेंगे। हो सकता है कि वो पहले बातचीत या डिप्लोमेसी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता तो मुझे कोई शक नहीं है कि हो सकता है कि लोग बाग जो है मिलिट्री एक्शन भी लें इस रूट को बिल्कुल सेफ और सुचारू चलाने के लिए। अब बातचीत ये हो जाती है, जैसे हमारे साथी ने बताया कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, मैं उनकी बात से एग्री हूं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आज की तारीख के अंदर जो है मिलिटरीली कैप्चर करना बहुत मुश्किल है कि आप 4 वारशिप भेज देंगे, रास्ता खोल देंगे, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आप देखते हैं तो उसके दोनों तरफ जो है, नॉर्थ और साउथ के अंदर ओमान की तरफ और इस तरफ जो है ईरान की तरफ जो है, स्टेट के साथ साथ जो है वो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। अगर आपने पूरी तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को डोमिनेट करना है तो आपको ईरान की तरफ जितने भी आइलैंड है, चाहे वो खार्ग आइलैंड है और बाकी जो कुछ और आइलैंड है, उनको आपको टोटली कैप्चर और डोमिनेट करना पड़ेगा, ताकि अगर उन आइलैंड को अगर आप कैप्चर नहीं करते हैं तो ईरान बहुत इजीली वहां से एक मिसाइल या ड्रोन के द्वारा जो है जो सिविलियन कमर्शियल शिप्स हैं उनका मूवमेंट को डिसरप्ट कर सकता है। दूसरा ये जो है, इसको किसने अधिकार दिया है कि आप जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो है सी माइंस लगाएं? इसका मतलब है कि आप इंटरनेशनल जो रूल पोजीशन बनी हुई है, जहां इंटरनेशनल का जो एरिया है उसके अंदर आप डिस्ट्रप्शन करना चाहते हैं। आप उस इलाके के अंदर माइंड या माइंड डिफेंसेस लगा सकते हैं जो कि आपके अधिपत्य में है, जो कि आपके कंट्रोल में है। जी शर्मा जी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बनी हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक जानकारियां साझा करने के लिए। साफ तौर पर आपने देखा कि शांति का ढोंग बेनकाब हो चुका है। अब आगे क्या होगा ये फिलहाल वक्त बताएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।